हम सभी महिलाएं कभी ना कभी तो एक बार ये जरूर सोचते हैं कि काश कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाते जिससे हमारे घर और किचन के काम बहुत आसानी से हो जाते। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए कुछ वायरल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिसको काफ़ी लोगों ने अपनाया है, जिसकी वजह से लोग अपना समय और पैसा बचाए हैं और अपने काम को काफ़ी आसान किए हैं। तो इन टिप्स को आप भी देखिए, हो सकता है ये टिप्स आपके लिए भी यूजफुल हो। तो दोस्तों, हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर ये जरूर बता दीजिएगा कि आप इस चैनल की वीडियोस किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। हरा चना खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और इसकी बहुत सारी रेसिपीज भी बनती हैं, लेकिन इसको छीलने में काफ़ी दिक्कत होती है। मार्केट में हरा चना छिला हुआ भी मिलता है तो आप उसको भी ले सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी महंगा होता है। तो अगर आप घर पर हरा चना छिलना पसंद करती हैं तो उसी के लिए मेरी ये टिप है। तो हरा चना आसानी से छिल जाए इसके लिए क्या करेंगे, जैसे ये चना लिए हैं तो यहाँ पर इसका देखिए, ये इसकी डंडी वाला भाग है, तो यहाँ पर इसको हमें प्रेस करना है। इस तरह से जब हम प्रेस करेंगे तो ये खुल जाएगा। बस इस तरह से इसका छिलका निकाल देना है और चने को अलग कर लेना है। तो इस तरह से आप फटाफट ढेर सारा चना छिलकर रख सकती हैं। ये खुल जाएगा, छिलका को अलग कर दीजिए। तो है ना बहुत आसान तरीका, इस तरह से आप कम समय में ढेर सारा चना छिलकर रख सकती हैं। गर्मियां आते ही हम सभी के घरों में चींटियां भी खूब आने लगती हैं, खासकर गुड़ और चीनी के डब्बे में तो अक्सर आ जाती हैं। आप चींटी से परेशान हो कि गुड़ और चीनी के डिब्बे में आ जाती हैं, तो क्या कीजिए, कॉटन में थोड़ा सा सफ़ेद सिरका यानी कि व्हाइट विनेगर ले लीजिए, जो हम चाइनीज खाने में डालते हैं, और डिब्बे के साइड में इस तरह से लगा दीजिए। पूरे डिब्बे में नहीं लगाने की ज़रूरत है, बस इस तरह से सफ़ेद सिरके से एक सर्किल जैसा बना दीजिए। तो बस इस तरह से सर्किल जैसा बनाकर फिर आप अच्छे से इसका ढक्कन बंद करके रखिए, तो चींटियां बिल्कुल भी चीनी तक नहीं पहुंचेंगी। तो गर्मियों के लिए बहुत ही यूजफुल टिप है, इस टिप को आप भी जरूर अपनाएं। इस तरह का जूता हम सभी के घरों में जेंट्स जरूर पहनते हैं। जेंट्स पहनते हैं या फिर छोटे बच्चे हैं तो स्कूल जाने के लिए इसी तरह का ब्लैक शूज वो भी पहनते हैं, स्कूल का यही ड्रेस होता है। तो ब्लैक शूज क्या होता है, वैसे तो बूट पॉलिश वाले हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कहीं कहीं पर नहीं मिलते हैं, तो उस स्थिति में काफ़ी दिक्कत हो जाती है। खासकर स्कूल वाले बच्चों का शूज तो बहुत ज़्यादा गंदा होता है। स्कूल के फील्ड में वो खेलते हैं, चलते हैं तो धूल मिट्टी आता है, जिसकी वजह से पर डे उनका शूज बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो वैसे तो हम अपने बच्चों को सिखाते ही हैं कि शूज पॉलिश करके ही पहनो, शूज गंदा नहीं पहनना चाहिए। और ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो हम खुद पॉलिश कर देते हैं। अगर आपके घर के बच्चों के साथ या जेंट्स के साथ ऐसी प्रॉब्लम आती है, कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर शूज आपका पॉलिश नहीं हो सकता है, कभी कभी हमारे घर में शू पॉलिश खत्म हो जाता है या फिर इधर उधर रख जाता है, मिलता नहीं है, तब भी आप इस टिप को अपना सकती हैं। पहले आप शूज लीजिए और शूज पे जितनी भी धूल मिट्टी लगी है सबको अच्छे से किसी गंदे कपड़े से झाड़ दीजिए, इस तरह से साफ कर लीजिए। तो बस इसको जब साफ कर लीजिए तब फिर लीजिए थोड़ा सा कॉटन, या फिर आप चाहे तो नैपकिन भी ले सकते हैं, नैपकिन पेपर, और कुछ नहीं है तो नॉर्मल ये पतला वाला कपड़ा हर किचन में होता है। जब ये पुराना हो जाए कपड़ा, फेंकने से अच्छा आप इसको साइड में रख दीजिए। इसका यूज इस तरह से शूज साफ करने में कर सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर क्या ले रही हूँ, कॉटन ले रही हूँ। और फिर उसके बाद चाहिए थोड़ा सा नारियल का तेल। नारियल के तेल के बजाय आप चाहे तो वैसलीन भी ले सकती हैं। तो इस तरह से कॉटन पर एक साइड में लगा लीजिए, दोनों साइड में लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक साइड में लगाइए। नैपकिन ले रही हैं तो उसमें भी एक साइड में लगा लीजिए। इस तरह से हम नारियल का तेल पूरे शूज में हल्का सा लगा देंगे, तो एक साथ दोनों शूज में बहुत अच्छे से ये तेल लग जाएगा और बहुत हल्का हल्का लगेगा। तो बस इस तरह से अच्छे से आप नारियल का तेल हल्का सा लगा दीजिए, आपका शूज चमक जाएगा। आज सुबह सुबह मैं पूजा करने गई तो जब माचिस चला रही हूँ तो माचिस जल ही नहीं रही है। क्या हुआ कि जब भी हम पूजा करने जाते हैं तो तुरंत नहा कर जाते हैं या फिर हाथ पैर धुल कर जाते हैं, माचिस को कभी कभी गीले हाथ से छू लेते हैं, जिससे माचिस का ये वाला भाग नम पड़ जाता है। तो जब हम माचिस चलाते हैं तो नहीं जलता है। तब तक मेरे दिमाग में आ गया कि अभी बेटा प्रेस किया है, मतलब कि यूनिफॉर्म आयरन किया है, तो प्रेस जो है अभी गर्म ही है, और प्रेस का प्लग नहीं लगा था, प्रेस हो चुका था तो साइड में रखा हुआ था, लेकिन गर्म था। तो मैं तुरंत प्रेस उठाई और प्रेस पर इस तरह से माचिस को दोनों साइड से अच्छे से सेक ली,
उसके बाद माचिस बहुत अच्छे से जल गया, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। तो इस तरह से अगर आपके यहाँ भी माचिस किसी भी कारण से नम पड़ जा रही है, आपके घर में भी प्रेस तो होगा ही, तो प्रेस अगर गर्म है इस तरह से फिर से आप माचिस को सही कर सकती हैं। लेकिन बस आपको ध्यान ये रखना है कि ज़्यादा देर तक माचिस को गर्म नहीं करना। क्लेचर का यूज हम सभी लेडीज़ करते हैं, और क्लेचर का यूज अगर ज़्यादा दिनों से कीजिए तो कोई कोई क्लेचर होता है कि टूटता नहीं है, कलर ख़राब हो जाता है, या फिर मन ऊब जाता है कि इसको नहीं लगाएंगे। ऐसे में क्या करते हैं, हम इसको फेंक देते हैं। लेकिन आज मैं इसका बहुत अच्छा यूज आपको बता रही हूँ। अगर आपके घर में भी पुराना क्लेचर पड़ा हुआ है जिसका यूज आप नहीं करती हैं, तो इस टिप को ज़रूर अपनाएं। जैसे कि प्रेस हम सभी के घरों में होता है, और प्रेस का वायर देखिए इधर उधर फैला रहता है। इसको अच्छे से सेट करके रखने का, ऑर्गेनाइज करके रखने का कई सारा टिप मैं आपके साथ शेयर की हूँ। तो आज फिर से आपके साथ ये टिप शेयर कर रही हूँ कि प्रेस के वायर को अगर इधर उधर फैलने से बचाना चाहती हैं तो अच्छे से इसको इस तरह से सेट कर लीजिए। और ये क्लेचर लीजिए, क्लेचर में इसके वायर को ऐसे एक साथ लगा दीजिए, और अब यहाँ पर वायर को इस तरह से सेट कर दीजिए। तो इससे आपका वायर इधर उधर फैला नहीं रहेगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा, आपका क्लेचर भी यूज में आ जाएगा। तो इस टिप को आप भी अपना सकती हैं। हरी मिर्च का यूज वैसे तो हम हर मौसम में करते हैं, लेकिन गर्मियाँ आते ही इसका यूज और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हरी मिर्च को पहले हम अच्छी तरह से धुल लेंगे और उसके बाद सारा पानी सुखा लेंगे। उसके बाद इसकी डंडी को तोड़कर अलग कर लेंगे। अब सवाल ये आता है कि इन हरी मिर्चों को हम लंबे समय तक फ्रेश कैसे रखें। तो इस तरह का कंटेनर हम सभी के घरों में आता है, फूड कंटेनर। जब भी कोई खाना मंगाते हैं बाहर से तो इस तरह के कंटेनर में आता है। ज़्यादातर हम इसको फेंक देते हैं, लेकिन हम इसको फेंकेंगे नहीं। इस तरह से नीचे नैपकिन बिछा देंगे और इसमें हरी मिर्चें हम स्टोर करके रखेंगे। ज़्यादा दिनों के लिए रखना है तो ऊपर से भी नैपकिन लगा दीजिए। तो बस इस तरह से बंद करके इसको हम फ्रिज में रखेंगे। इसमें जब आप हरी मिर्चें स्टोर करके रखेंगी तो आपकी हरी मिर्चें काफ़ी लंबे समय तक फ्रेश रहेंगी। चाहिए थोड़ा सा नारियल का तेल, तो थोड़ा सा नारियल का तेल लेंगे, बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। और अब इसमें लेंगे थोड़ा सा पेस्ट, कोई भी व्हाइट पेस्ट आप ले लीजिए जो आपके घर में है। जितना नारियल का तेल है उतना ही पेस्ट लेंगे। अब दोनों चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से जब हम इसको मिक्स करेंगे तो क्रीम जैसा बन जाएगा। अब आप चाहें तो इस तरह से नारियल के तेल को और पेस्ट को एक में मिक्स करके किसी छोटी डिब्बी में भरकर रख लीजिए। अगर आप इसको डिब्बी में मिक्स करके रखना चाहती हैं, स्टोर करके रखना चाहती हैं, तब आप इसमें पानी ऐड नहीं कीजिएगा। जब भी आपको इसको लगाना हो, इसका यूज करना हो, तब थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा। और अगर आप तुरंत इसको बना रही हैं, तुरंत ही लगा रही हैं, तो फिर थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से ज़्यादा पानी नहीं, बस 2 से 4 बूंद पानी इसमें ऐड कर लेंगे। अब चश्मा हमारे घर में कोई ना कोई तो लगाता ही है, मम्मी पापा हो गए या भाई बहन, कोई भी हो गया, घर का कोई ना कोई मेंबर चश्मा लगाते ही हैं, या किसी किसी घरों में हर एक मेंबर चश्मा लगाते हैं। तो ये जो क्रीम हम तैयार किए हैं, थोड़ा सा क्रीम लेंगे और इस पर लगाएंगे। इस तरह से अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से लगा देंगे दोनों ग्लास पर। और अब लेंगे नैपकिन। अब इससे हम इसको साफ करेंगे। इसको रखने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत ही हम इसमें पेस्ट वाला क्रीम लगाएंगे और तुरंत ही इसको साफ कर देंगे। अब जो आधा नैपकिन बचा है इसको हल्का सा गीला कर लेंगे। बस हल्का सा इसमें नमी आ जाए इतना ही गीला करेंगे। अब एक बार फिर से हल्का गीला करके हम इसको पोंछ देंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया ये चश्मा चमकने लगा है, कितने अच्छे से साफ हो चुका है। वैसे तो चश्मे के साथ जो कपड़ा मिलता है उससे भी चश्मा बहुत आसानी से साफ हो जाता है, लेकिन कभी कभी होता है चश्मा इधर उधर रख देते हैं, पड़ा रह जाता है। जो लोग रेगुलर नहीं लगाते हैं उनको आदत भी नहीं होती है कि मेरा चश्मा कहाँ है। तो इस स्थिति में चश्मा बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तब आप इस टिप को अपनाइएगा। इसी तरह से अगर आपके घर में शीशा है, तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे ड्रेसिंग टेबल का हो या फिर कोई भी कांच का सामान है, तो उसको भी बहुत आसानी से साफ कर सकती हैं। और अगर आपका शीशा हल्का फुल्का गंदा है तो बस ऐसे नॉर्मल थोड़ा सा पानी से पोंछ दीजिए और फिर न्यूज़पेपर से साफ कर लीजिए, तो भी बढ़िया से साफ हो जाएगा। तो इस तरह से आप छोटा शीशा हो गया या बड़ा हो गया या फिर घर में और भी कोई कांच का सामान है तो उसको बहुत आसानी से साफ कर सकती हैं।
ना तो इस कालीन को धुलना पड़ेगा, ना ही भिगाने की ज़रूरत, ना ही सुखाने की ज़रूरत। फटाफट कितना भी गंदा कालीन हो चुटकियों में साफ़ हो जाएगा। और इसको हम साफ़ करेंगे घर में रखे हुए छोटी सी चीज़ से। तो मेरा कालीन आप देख पा रहे होंगे काफ़ी गंदा हो गया है। वैसे कलर ऐसा है कि शायद आपको बहुत अच्छे से ना दिखे, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको गंदगी दिख जाए। ये देखिए यहाँ सब कितना गंदा हो चुका है। वैसे तो कालीन साफ करने का कई सारा तरीका है, लेकिन उसमें से जो सबसे आसान है और सबसे कम खर्चे में हो जाता है, वही टिप आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस टिप को मैं अपने कालीन पर अपनाऊंगी, आप इसको देखिए और सेम इसी तरह से अपने गंदे से गंदे कालीन को एकदम बढ़िया नए जैसा चमका लीजिए। और अगर हम कालीन मार्केट से साफ़ करवाते हैं तो मार्केट में कालीन को ले जाना पड़ता है, लेकर आना पड़ता है, और साफ़ करने में भी वो लोग काफ़ी दिन लगा देते हैं और काफ़ी महंगा भी होता है। और घर में हम इसको साफ़ करेंगे तो हमारा एक भी रुपया नहीं लगने वाला है। घर में रखी हुई चीज़ से बहुत आसानी से ये साफ़ हो जाएगा। इसके लिए हमें चाहिए स्क्रबर। तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। मेरे पास 3 था तो मैं तीनों आपको दिखा रही हूँ कि इसमें से आप कोई भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर इन दोनों से इसकी सफाई करूँगी। आप इस वाले से भी कालीन को साफ़ कर सकती हैं। तो क्या करेंगे, पहले कालीन पे जितनी भी धूल मिट्टी जितनी भी गंदगी है उसको निकालेंगे। तो हम एक साइड से पहले सफाई शुरू करेंगे। आप आराम से कालीन पर बैठ जाइएगा, मैं भी अच्छे से बैठी हूँ, और फिर चारों तरफ से अच्छे से जितनी भी धूल मिट्टी है सबको निकाल देंगे। और इसमें जो धूल मिट्टी फंसी है इसको हटाने के लिए कभी भी हार्ड ब्रश का यूज नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपके कालीन की जो सॉफ्टनेस है वो कम हो जाती है और इसके जो रोए होते हैं वो बाहर निकलने लगते हैं। तो आप एकदम सॉफ्ट वाले ब्रश का यूज कीजिए, या तो फिर इस तरह से स्क्रबर का यूज कर सकती हैं। देखिए देखने में नहीं पता चल रहा था, लेकिन मैं इसको साफ कर रही हूँ तो कितनी गंदगी निकल रही है। ये देखिए कितनी ज़्यादा गंदगी निकली है। तो इसी तरह से पहले हम सारे कालीन को बहुत अच्छे से सब तरफ से साफ कर लेंगे। अच्छे से पूरे कालीन को मैं साफ कर ली हूँ। देखिए कितनी ढेर सारी धूल मिट्टी निकली है। अब क्या करेंगे, जितनी भी धूल मिट्टी निकली है इसको झाड़ू से इस तरह से साइड में कर देंगे, नहीं तो फिर से कालीन में सब आ जाएगा। तो पहले हम इसको हटा देंगे, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। अब इसके लिए हम तैयार करेंगे एक सॉल्यूशन। तो उसके लिए किसी बर्तन में लेंगे 1 मग पानी। बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, और ये पानी हल्का सा गुनगुना है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेना है और ना ही ठंडा लेना है, हल्का गुनगुना पानी चाहिए। तो इसमें हम डालेंगे इजी। आजकल मार्केट में कालीन साफ करने के कई सारे प्रोडक्ट आते हैं, कई सारे लिक्विड आते हैं, तो उसको डालकर भी आप कालीन को साफ कर सकती हैं। क्योंकि इजी हर घर में होता है तो आज हम इजी से ही इसको साफ करेंगे। ज़्यादा नहीं, लगभग 1 चम्मच के करीब इसमें हम इजी डाल देंगे। तो आज हम इजी से ही कालीन साफ करने वाले हैं। इसमें और भी कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ इजी ही डालेंगे। अच्छे से इसको घोल लेंगे जिससे कि झाग बढ़िया से बन जाए। वैसे तो कालीन को हम फर्श पर बिछाकर इसको पानी डालकर धुल सकते हैं, लेकिन हर जगह ये व्यवस्था नहीं होती है। खासकर जो लोग छोटे मकान में रहते हैं या रेंट के मकान में रहते हैं उनके पास तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। पहली दिक्कत तो स्पेस की हो जाती है, जहाँ पर कालीन बिछाकर हम पानी डाल सकें, धुल सकें। दूसरी दिक्कत पानी की हो जाती है, हर जगह हर समय पानी नहीं मिलता है। तो आप इस टिप को अपनाइए, इसमें आपका पानी का खर्चा भी नहीं होगा, ना ही आपको धूप दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही कालीन को पानी डालकर धुलने की ज़रूरत पड़ेगी। इससे आपका समय तो बचेगा ही, आपके पैसे भी बचेंगे और आपको मेहनत भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस इस तरह से झाग बन गया है। अब क्या करना है, अब हमें लेना है इस तरह से कोई भी कॉटन कपड़ा ले लीजिए। मैं यहाँ पर देखिए पतला सा कपड़ा ली हूँ, कॉटन है, और यहाँ कॉटन ही कपड़ा लेना है। इसमें भिगा देंगे और खूब अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। पानी नहीं रहना चाहिए, खूब अच्छे से इसको निचोड़ लेंगे, क्योंकि इस कालीन को हम धूप में नहीं सुखाने वाले हैं, तो इसलिए अच्छे से इसको निचोड़ लेंगे। बस इसमें नमी रहना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसको साइड में हटाएंगे। अब इस कपड़े को कालीन पर ऐसे बिछा देंगे। अब इस पर हम रखेंगे ये कढ़ाई का लिड। हर घर में लिड होगा, चाहे तो कांच का हो गया या फिर स्टील का हो गया, और इस तरह से इसको बांध देंगे, इसमें नॉट लगा देंगे। अब इससे हम अपने कालीन की सफाई करेंगे।
तो एक किनारे से जैसे हम धूल मिट्टी हटाने के लिए एक किनारे से ही सफाई किए थे, उसी तरह से इसको भी एक साइड से ही शुरू करेंगे। कभी यहाँ कभी वहाँ इस तरह से करेंगे तो सफाई करना कहीं कहीं छूट जाता है। जब एक साइड से एक बराबर करेंगे तो कहीं भी नहीं छूटेगा, बहुत अच्छे से कालीन साफ हो जाएगा। जैसे यहाँ से इधर की तरफ खींचेंगे और ध्यान रखिएगा कालीन का जो रोया होता है उसके बैक साइड से इस तरह से खींचेंगे, तभी इसमें से अच्छे से धूल मिट्टी निकलेगी, अच्छे से सफाई होगा। अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर है तो भी आपका कालीन बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा। जितनी भी इसमें धूल मिट्टी है सब बहुत आसानी से निकल जाती है, लेकिन हर किसी के पास वैक्यूम क्लीनर नहीं होता है, तो आप इस तरह से इसको साफ कर लीजिए। और कालीन काफ़ी महंगा भी मिलता है। अगर हम बार बार इसमें पानी डालकर धुलेंगे तो ये जल्दी ख़राब होता है। तो जब आपका कालीन बहुत ज़्यादा गंदा हो जाए, मतलब कि इसका कलर पूरी तरह से चेंज हो जाए, इतना गंदा हो, तब आप पानी डालकर धुलिए। वैसे आप 2-4 महीने में जब भी कालीन को साफ़ कर रही हैं तो इस तरह से साफ़ कर सकती हैं। इससे भी कालीन बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो ये देखिए, अभी बस थोड़ी सी ही सफाई मैं की हूँ और आपको ये कपड़ा दिख रहा होगा कितना ज़्यादा गंदा हो गया है। अभी पूरी सफाई भी नहीं हुई है, फिर भी इतनी ज़्यादा गंदगी इसमें दिख रही है। तो क्या करेंगे, इस कपड़े को खोल लेंगे, लिड से अलग कर लेंगे। ये देखिए कितना ज़्यादा गंदा है ये, इसीलिए मैं सफ़ेद कपड़ा ली थी जिससे आपको गंदगी दिखा सकूं। आप कलरफुल कॉटन कपड़ा भी ले सकते हैं। तो ये कपड़ा काफ़ी गंदा हो गया है, अब इसमें गंदगी नहीं आएगी। तो फिर से हम इसको इसी पानी में डालकर धुल लेंगे अच्छे से। जो गंदगी है गंदगी को निकाल देंगे और फिर से निचोड़कर उसी तरह से लिड में लगा देंगे। तो जब आपको लगे कि कपड़ा ज़्यादा गंदा हो गया है तो निकालकर इसी पानी में फिर से अच्छे से इसको हाथ से मल दीजिए, तो सारी गंदगी निकल जाती है। उसके बाद निचोड़कर फिर से लिड में इसी तरह से लगा दीजिए और फिर से कालीन की सफाई करना शुरू कर दीजिए। जितना बड़ा आपका कालीन होगा आपको समय भी उतना ज़्यादा लगेगा। आपके कालीन के हिसाब से आपको कालीन को साफ करने में समय लगेगा। जितनी बार आपको लगे कि ये कपड़ा गंदा हो गया है उतनी बार इसको निकालिए और फिर से अच्छे से धुल लीजिए इसी पानी में, फिर से लगाकर और अच्छे से सफाई कर लीजिए। तो देखिए, जहां पर मैं साफ कर चुकी हूँ वहां पर कालीन बहुत अच्छे से साफ दिख रहा है, चमकने लगा है। तो इसी तरह से पूरा कालीन हम साफ कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी कालीन कितने अच्छे से साफ हो चुकी है। मैं एकदम नज़दीक से आपको दिखा रही हूँ, कहीं भी कोई गंदगी नहीं है, बहुत अच्छे से साफ हो चुकी है। ना तो कालीन को धुलने की ज़रूरत पड़ी है और ना ही धूप में सुखाने की। तो इस तरह से अगर आपका कालीन भी काफ़ी गंदा है तो बिना धुले बिना धूप दिखाए बहुत आसानी से बस कुछ देर में ही साफ कर सकती हैं। तो दोस्तों, आपको इसमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से और भी ज़्यादा यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।